Question number 10. What is that question? Anybody please read of miscellaneous. The two adjacent sides of a parallelogram are 2 I cap minus 4 j cap plus 5 k cap Second and one. I cap minus 2 j cap minus 3 k cap. Okay, करना क्या है? Find the unit vector parallel to its diagonal. Also find its area. देखिए, एक बहुत बढ़िया फीचर है जो शायद मैंने पहले आपसे डिस्कस नहीं किया। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है ना, उसका वेक्टर, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है उसका वेक्टर ऑलवेज, डायगोनल वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू resultant of adjacent sides. Anybody who knows the meaning of resultant? Anybody who सर knows the एडजेसेंट meaning? साइड को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो solve word is not right. Resultant का एक particular addition. Resultant means होता है addition. यानी मैंने एक बहुत यूनिक फीचर आपसे अभी डिस्कस किया कि डायगोनल का जो वेक्टर है वो एडजेसेंट साइड्स के एडिशन के इक्वल होता है ऑलवेज। तो आई कैन राइट हियर डायगोनल वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी। diagonal vector is equal to a plus b. So diagonal is equal to 2 I cap minus 4 j cap plus 5 k cap plus I cap minus 2 j cap minus 3 k cap. So D is equal to 3 I cap minus 6 j cap plus 2 k cap. ये D डायगोनल वेक्टर आया, बट आपको डायगोनल वेक्टर थोड़ी निकालना है, आपको तो एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो डायगोनल वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, यानी इसको यूनिट वेक्टर बना दो। अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल, यानी कि डायगोनल को ही हम यूनिट वेक्टर बना देते हैं। यूनिट वेक्टर बनाना तो हमें शुरू से आता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डायगोनल? under root 49. Which is 7, I think. Yes, sir. Yes. Okay, now unit vector parallel to diagonal will be 3 by 7 I cap minus 6 by 7 j cap plus 2 by 7 k cap. This is your answer of first part. Second part they are asking area. I think area is not a big issue. Area का formula आपको parallelogram के पता है. What is the formula of area of parallelogram? A cross B. सर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो आप वो कर सकते हो, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी करोगे एरिया आ जाएगा। पहले ए क्रॉस बी निकाल लेना, देन मैग्नीट्यूड। बस इसमें मेन पार्ट था डायगोनल सर वेक्टर। आपने यूनिट वेक्टर बनाना तो सिखा दिया कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो गया ये हाँ, इसी को हाँ, बना देते हैं, बट सर ये हाँ। पैरेलल कैसे होगा हमें कैसे पता? प्रोपोर्शनल है ना दोनों के कंपोनेंट्स। वो जो आपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया वो सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी तो है, आप चेक कर लो दोनों के वेक्टर्स के कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल है। 3 by 7 6 Yes, by sir. 7, तो वो Clear है। प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से पैरेलल है। आप किसी भी वेक्टर को जब आप यूनिट वेक्टर बनाते हो तो जो यूनिट वेक्टर आता है वो हमेशा आपको जिस चीज को आपने बनाया वो उसके प्रोपोर्शनल होगा और वो पैरेलल होगा। हाँ जी, मूव करें आगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर हाँ जी। सर ये तो एक डायगोनल हुआ ना, दूसरा डायगोनल कैसे निकलेगा पैरेललोग्राम का? दूसरा डायगोनल इसके दूसरे फीचर के थ्रू ले सकते हैं। उसके लिए आपको ये चारों साइड्स फिर पता होनी चाहिए, चारों के वेक्टर पता होने चाहिए। तो आई हैव अज्यूम कि ये मेरे को ए और बी पता था,
ये सी और डी भी पता होने चाहिए, तो फिर यू कैन डू बाय दीज टू ऑल्सो, दूसरे का फीचर लाना है तो, ओके सर। ठीक है ना। चलिए, शैल आई स्टार्ट विद द 3D। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 8 भी बता दो। 8th क्वेश्चन बोलो क्या है। सर है शो दैट द पॉइंट्स A 1, -2, -8, हम्म पॉइंट B है 5, 0, -2, हम्म पॉइंट C इज 11, 3, 7 ओके, आर कोलिनियर। सर कोलिनियर को तो समझ आ गया, बट फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। तो लेट रेशियो एट बी इज k:1 एंड सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी m1, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी m2, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अपॉन m1 प्लस m2। लगाओ k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। सर ये रेशियो फॉर्मूला से नहीं हो सकता जो क्लास 10th में पढ़ा था? कर सकते हैं बट आप सर इससे आंसर नहीं आ रहा इस फॉर्मूले से। ये लो, मतलब ही नहीं आए। -2 k कैप, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखा मैंने, m1 इज k, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी 11 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप, m2 is 1, position vector of A I cap minus 2 j cap minus 8 k cap upon k plus 1, 5 I cap minus 2 k cap। ये ऐड किया दोनों को तो 11 प्लस के 11k प्लस 1 सॉरी 11k प्लस 1 I cap और 3k माइनस 2 j cap और 7k माइनस 8 k cap और अपॉन में k प्लस 1 सेपरेट कर दो और इसको कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड से। कोई एक फीचर भी कंपेयर कर लोगे, रेशियो आ जाएगा। लाइक 5 इज इक्वल टू व्हाट, 11k plus 1 डिवाइड बाय k plus 1। सर तो ये लो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 5k प्लस 5, 11k प्लस 1, 4, 6k, k is 2/3, रेशियो is 2:3। यही आ रहा है आंसर। कोई भी एक आई कैप जे कैप के कैप में से किसी एक को भी कंपेयर कर दोगे, आंसर 2:3 आएगा। हाँ जी, करें स्टार्ट 3D। सर एक बार एग्जांपल 30 बता दो। एग्जाम्पल नंबर 30। यस सर। Example number 30, where we have 3, 4 वेक्टर अल्फा बीटा करके कुछ वेक्टर दे रखे हैं, जिसमें अल्फा वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है अल्फा वेक्टर? 3 I cap What- minus what J is- cap हम्म, एंड बीटा दे रखा है सर 2 I cap। के कैप नहीं है इसमें अल्फा में। नहीं सर, ओके, बीटा वेक्टर। 2 I cap plus J cap minus 3 K cap। अब इसमें वो कह रहा है एक्सप्रेस बीटा एज β1 प्लस β2। इसका मतलब है वो β1 β2 आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब है वो β1 β2 ऐसे कैलकुलेट करो कि उसका सम बीटा के इक्वल आए। एक्सप्रेस बीटा एज β1 β2, और क्या दे रखा है सेकंड लाइन में आगे? β1 parallel to alpha and β2 parallel to perpendicular to alpha। ये 2-3 फीचर और दे रखे हैं। आपको एक्सप्रेस बीटा एज β1 प्लस β2 का मतलब है कि आपको β1 β2 कैलकुलेट करना है, जिसके अंदर ये फीचर होना चाहिए, दोनों का सम बीटा के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। β1 is parallel to alpha, so can I write this β1 is lambda alpha? लिख सकता हूं?
ये हाँ जी, तो बीटा वन अल्फा के पैरेलल है, बीटा वन अल्फा के पैरेलल है, तो बीटा वन इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा, तो बीटा वन इज इक्वल टू लैम्डा 3 आई कैप माइनस जे कैप। बीटा वन आ गया लेकिन अधूरा है, क्यों मैंने ये वर्ड यूज किया अधूरा है? सर लैम्डा की वैल्यू नहीं। लैम्डा की वैल्यू नहीं है, अगर लैम्डा आ जाए तो बीटा वन कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट फीचर का यूज करते हैं, बीटा इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू, सो कैन आई राइट बीटा टू एज बीटा माइनस बीटा वन? लिख सकते हैं यस सर। बाय शिफ्टिंग, तो यहां से बीटा टू निकालें, बीटा की वैल्यू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, और बीटा वन की वैल्यू 3 लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप, और इन दोनों को मर्ज करूं तो 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप और माइनस 3 के कैप। मुझे लगता है मेरे पास बीटा टू भी आ गया, बट थोड़ी सी कमी है। क्या कमी रह गई बीटा टू में? लैम्डा। लैम्डा चाहिए। सारी कहानी लैम्डा पे आके अटक रही है। प्लीज म्यूट कर दो, कुछ अनम्यूट है कोई बच्चा। बीटा वन एंड बीटा टू एक तरीके का मेरे सामने है, बट लैम्डा की कमी है, और अभी मैंने थर्ड और लास्ट फीचर का यूज नहीं किया, शायद वहां से लैम्डा आ जाए। तो बीटा टू परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो क्या यूज कर सकता हूं इसका, बोलो? अगर बीटा टू अल्फा पे परपेंडिकुलर है सर तो क्या अल्फा डॉट सर डॉट प्रोडक्ट जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। यस सर। और जैसे ही डॉट प्रोडक्ट को जीरो लिखेंगे 100% लैम्डा आ जाएगा। अब क्योंकि बीटा टू का आई कैप है 2 माइनस 3 लैम्डा, अल्फा का आई कैप है 3, बीटा का जे कैप है 1 प्लस लैम्डा, और अल्फा का जे कैप है -1, और बाकी के कैप जीरो हो जाएगा क्योंकि अल्फा में के है ही नहीं, इक्वल टू जीरो। फ्रॉम हेयर यू हैव द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जो आपको फाइनल आंसर तक ले जाएगी। इसके बाद लैम्डा आ जाएगा 1/2। एग्री? लैम्डा इज 1/2, और if you put Yes, lambda sir. in first and if you put lambda in first and second equation, you have your final answer as beta 1 and beta 2। जैसे ही अब आप लैम्डा को फर्स्ट और सेकंड में पुट करेंगे, आपके बीटा 1 और बीटा 2 कंप्लीट हो गए। दैट इज योर आंसर। सर जो आपने यहाँ पे लिया अभी बीटा वन इज इक्वल्स टू, जो सबसे 100 वाली इक्वेशन है सर, हाँ लैम्डा अल्फा। हाँ सर ये वाली सर आपने इसमें ये सर कैसे ले ली सर? जब बीटा वन जब 2 के पैरेलल होता है सर तभी तो लेते हैं। 2 के पैरेलल तो क्रॉस, ये कब से होने लग गया 2 के पैरेलल? पैरेलल वर्ड का मतलब क्या, कोई स्टूडेंट बोलना? व्हाट कोलिनियर। इज कॉलिनियर? में एक ही फीचर तो होता है, ए और बी कॉलिनियर है तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। ठीक है एक की वो जो तुम मिक्स कर रहा है प्रॉपर्टी को, वो ये मिक्स कर रहा है व्हेन अ वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन टू वेक्टर, तो ए वेक्टर जो होता है वो सर लैम्डा आपने बी। इसको पैरेलल इसलिए ली क्योंकि प्रोपोर्शनल। ठीक है सर अब समझ गया, नहीं नहीं, प्रोपोर्शनल मैंने नहीं लिया, क्वेश्चन ने लिया। ठीक है, सर मैं उसको पैरेलल ना वर्ड इस क्वेश्चन में क्रॉस वाले से कंपेयर कर रहा था सर, जब नहीं नहीं नहीं, परपेंडिकुलर वो होता है ना। मैं तभी तो तेरे को क्लियर कर रहा हूँ। वो प्रॉपर्टी ये है व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, तो वो क्रॉस वाली प्रॉपर्टी ये है, वो ये प्रॉपर्टी है। उसके लिए एक वेक्टर दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, ना कि पैरेलल। हाँ जी, क्लियर है सर अब। ओके। हाँ जी, आ जाए अब 3D पर। यस सर। Yes, sir. Now chapter number 11 3D, which is just an extension of vector। 3D चैप्टर ना, हमें 3D जब चैप्टर का नेम रीड करते हैं 11th क्लास की 3D याद आती है, और 11th क्लास की 3D तो सारी 10th वाली बच्चों वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी। सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रोइड फार्मूला, उसमें तो कुछ था ही नहीं, डिस्टेंस फार्मूला। ये 3D वेक्टर लिंक्ड है, पहले मैं आपको बताऊं। नाउ व्हाट वी हैव इन दिस चैप्टर, पहले ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। थ्योरी सुनोगे ना, इंटरेस्ट रहेगा इस चैप्टर में।
इसके अंदर हमें 3 टॉपिक कवर करने हैं सिर्फ। अगर मैं ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी से करवाऊं ना स्टूडेंट, इट हार्डली टेक 4 क्लासेस, 3 या 4 क्लासेस में फिनिश, 3 में भी हो सकता है। बट पॉइंट इज दैट द सर आप चैप्टर, दोबारा बोलो कि बारी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने कहा इफ वी डू दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी ना, इट हार्डली टेक 3 क्लासेस, 3 क्लासेस में ये चैप्टर फिनिश हो सकता है। लेकिन पॉइंट इज दैट व्हेन वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इन पेपर्स ना, वो 90% क्वेश्चन बुक में होता ही नहीं है एनसीईआरटी में। एक यही रीजन था आज से 12 इयर्स पहले मेरा क्वेश्चन बैंक डिजाइन करने का। मैं जब आपको इसका क्वेश्चन बैंक जिन बच्चों के पास है या जिनको भी भेजूंगा, नोटिस करना सबसे ज्यादा कंटेंट क्वेश्चन बैंक का 3D में ही है। और 3D की वजह से ही मैंने जब स्टार्टिंग 10 इयर्स पहले बुक इस टाइप से लिखना स्टार्ट किया था। व्हेन यू सी 3D टॉपिक, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बैंक है वो, तो वो 3D इज द ओनली चैप्टर विच मोटिवेट मी कि बच्चा वो कहाँ से करे। तो 3D इज द पॉइंट जहाँ पे मैं कभी इस चैप्टर को एनसीईआरटी से नहीं लेता हूँ, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक विल डू फ्रॉम एनसीईआरटी विच इज आवर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। Rest 2 topics will take extra only and which cover all things, जो NCERT भी कवर करेगा, जो बाहर के क्वेश्चंस को भी कवर करेगा। तो दिस इज वन ऑफ द मेन चैप्टर। और 3D इज द चैप्टर जहां पे बच्चा एट द एंड मेरे पास जरूर आता है कि 3D चैप्टर सर करना है, हमें बाहर क्लासेस में समझ नहीं आया है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझना और आपके लिए बेनिफिट रहेगा। व्हेन यू सी योर पेपर, क्वेश्चन ऑलवेज फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, तो वो हमेशा क्वेश्चन बैंक से रहेगा क्वेश्चन। तो इसलिए जरा डिस्कस करते हैं क्या 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ये आज मैं अभी उठाऊंगा इसको। इसमें से एक के बारे में तो आप ऑलरेडी अवेयर हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ये वही डायरेक्शन कोसाइंस हैं जो आप वेक्टर में करके आए, LMN। हाँ, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं वो भी डिस्कस करना है। सेकंड टॉपिक है लाइन और थर्ड टॉपिक है प्लेन, जिसमें एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज जो फीचर है वो इस पर है, सेकंड लाइन पर है और थर्ड प्लेन पर है। तो ये 3 टॉपिक हैं। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक टुडे। मैं जरूर बिगिन करूंगा फर्स्ट टॉपिक से आज, विच इज डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इस स्टाइल से कोई टीचर 3D की बिगिनिंग नहीं करेगा। सुनो ध्यान से। दिस एंटायर चैप्टर, even today I'll take direction ratio and direction cosine, have base, इसका बेस है वो लाइन पर है, लाइन। और मुझे लगता है लाइन का टॉपिक बच्चा अपनी लास्ट क्लास में करके आया एंटायर चैप्टर। वो क्या था बताइए, क्या चैप्टर का नेम था 11th में? स्ट्रेट लाइन चैप्टर। सुनो ध्यान से, पिछली क्लास को कनेक्ट नहीं करूंगा तो कनेक्टिविटी बनेगी नहीं, वरना कंफ्यूज रहोगे। स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो आपने 11th में किया था, जिसमें हमने लाइंस की इक्वेशन बनानी सीखी थी। जब हमने लाइंस की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर 11th में बनाई थी, वो लाइंस की इक्वेशन हम 12th में भी बनाने वाले हैं। लाइंस की इक्वेशन अगेन वी गोइंग टू मेक इक्वेशंस ऑफ लाइन इन दिस चैप्टर। तो बच्चा कहता है फर्क क्या है सर? फर्क है एक बहुत बड़ा। ये फर्क ये है, 11th क्लास में जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपने किया उसमें जो लाइंस बनी वो 2D सिस्टम की लाइन थी, वो कार्टेशियन सिस्टम पे बनती थी, प्लेन पे बनती थी। अब जो लाइंस बनेंगी वो 3D में बनेंगी, 3D में बनेंगी। 3D की लाइंस 3D सिस्टम पे लाइंस बनेंगी। और बच्चे के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, सर लाइन तो एक प्लेन फिगर पे ही बन सकती है, 3D में भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। आई डोंट हैव दैट एग्जाम्पल अभी मैं आपको समझा सकता हूँ, सिर्फ वर्बली बोल के आप एज्यूम कर सकते हो। लाइन को अपने अपने नोटबुक अपने हाथ में है सबके, एवरीबॉडी हैविंग नोटबुक? यस सर। उस नोटबुक के पेज पे अपना पेन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दो, अपने आप वो स्लैंड करेगा लाइक दिस।
ये हमने पेन रख दिया नोटबुक के ऊपर. दिस यू हैव डन. यू कैन सी अ लाइन ऑन अ 2D सिस्टम. ये 2D लाइन है, प्लेन के ऊपर रखी है आपने, पेपर के ऊपर रखा है ना पेन को, Yes, ठीक है. यस सर. ये 2D सिस्टम की लाइन है. अब इसी नोटबुक में पेपर के ऊपर पेन को खड़ा कर दो, वो अपने आप खड़ा नहीं होगा. यू हैव टू गिव सपोर्ट फ्रॉम योर फिंगर फ्रॉम टॉप, या नीचे से पकड़ लो, पेन को खड़ा कर दो. आई कैन नॉट डू दिस ऑन बोर्ड. कैन यू स्टैंड अ पेन ऑन योर नोटबुक? yes, sir. अब ऊपर से देखो उसको, ऊपर से देखो तो ये लाइन उभर के बाहर आ रही है, जैसे पेपर से बाहर आ Yes, रहा है ना sir. पेन. दैट इज द लाइन ऑफ 3D सिस्टम. ये बहुत बड़ा फर्क है. मुझे 99.9% पता है कोई टीचर इस बात को ऐसे डिस्कस नहीं करता है. यानी वी कैन सी अ लाइन इन 2D एज वेल एज इन 3D. हम उसको 2D में भी देख सकते हैं, उसको हम 3D में भी देख सकते हैं. जो चीज निकल के बाहर आती है वो 3D होती है, जो पेपर पे फिक्स हो जाती है वो प्लेन पर होती है, वो 2D होती है. आर यू एबल टू गेट माई एग्जाम्पल? यस सर. Yes, sir. ठीक है. आपने पेन को पेपर के ऊपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रख के छोड़ दिया. दैट इज द लाइन. योर पेन इज लाइन ऑन अ 2D सिस्टम. और व्हेन यू स्टैंड अ पेन ऑन अ पेपर विच यू कैन होल्ड विद योर हैंड ऑल्सो, बट उसको जब आप ऊपर से देखोगे तो वो पेन जो है ना वो 3D लाइन है, वो पेपर से बाहर जैसे ऊपर निकल के आ रहा है. सो देयर इज अ लाइन which can be drawn in two system, one in 2D system, one in 3D system. आपने 11th क्लास में जो पार्ट कवर किया लाइंस की इक्वेशन बनाने का, वो मेरे बच्चों सारा 2D सिस्टम की लाइंस थी, वो 3D सिस्टम की लाइंस नहीं थी. अगर आपने नोटिस किया, आपको थोड़ा सा भी याद हो 11th क्लास का लाइन, तो उसके अंदर लाइन के अंदर जितने कोऑर्डिनेट होते थे उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता था. वेदर देयर वाज जेड कोऑर्डिनेट आल्सो इन पॉइंट? No, sir. नो नो. सर. अब हम जो लाइंस की बात करेंगे वो 3D सिस्टम की लाइंस की बात करेंगे. यानी इस बार लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स आएंगे वो सब एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के साथ होंगे. और माय डियर स्टूडेंट, व्हेनेवर वी ड्रॉ अ लाइन ऑन अ 3D सिस्टम, इट्स इक्वेशन, उसकी जो इक्वेशन है वो देखने में दो तरीके की हो सकती है. whenever we draw a line on 3D system, उसकी इक्वेशन देखने में चेहरे उसके दो हो सकते हैं. पहला चेहरा वेक्टर फॉर्मेट का हो सकता है. 3D सिस्टम में कोई चीज प्लेस कर रहे हो और वेक्टर की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पहला फेस वेक्टर का हो सकता है, और एक फेस, एक चेहरा उसका नॉन वेक्टर फॉर्मेट भी हो सकता है. और जो नॉन वेक्टर फॉर्मेट है उसको हम कार्टेशियन फॉर्मेट बोलते हैं. मैंने क्या बोला, सबको समझ आया? What we going to learn this time? We going to have line on which system? 3D Line system. 3D system. Or when we have line on 3D system, we have equation in two faces. यस Yes. सर. First एक face, वेक्टर it और एक can be नॉन a वेक्टर. vector. Non-vector is known as Cartesian. 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 Cartesian form. अब सुनो मेरी बात ध्यान से. अब मुझे ये फॉर्म्स तो आपको समझाऊंगा. लाइन इज माय नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन अभी सुनते जाइए. वेक्टर फॉर्म में भी लाइंस बन सकती हैं, कार्टेशियन फॉर्म में भी लाइंस की इक्वेशन बन सकती हैं. जब हम 2D सिस्टम में लास्ट ईयर 11th क्लास में लाइन की इक्वेशन सीख रहे थे बनानी, या लाइन के सारे फीचर्स के बारे में लर्न कर रहे थे, नॉलेज ले रहे थे, सबसे बड़ा बिगेस्ट रॉ मटेरियल उस चैप्टर में क्या था लाइन के अंदर 11th क्लास में? नो. Slope. स्लोप. स्लोप सबसे पहला फीचर था. हर लाइन के अंदर एक ही चीज बार बार हमारे कानों में गूंजती थी, वो थी स्लोप. और टीचर ने ये बात अच्छे से समझाई थी, एवरी लाइन हैविंग अ स्लोप. होता भी है, हर लाइन का स्लोप होता है व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन ऑन अ 2D सिस्टम. जैसे 2D सिस्टम में हर लाइन का स्लोप होता है, जो होता ही होता है, उसी तरीके से 3D सिस्टम में हर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. दैट इज द वन पॉइंट विच आई वांट कि आपके नॉलेज में आए. सबसे पहली बात इस चैप्टर की, जैसे 2D सिस्टम की लाइंस में हर लाइन का स्लोप होता है, ऐसे ही 3D सिस्टम की लाइन में
हर लाइन की डायरेक्शन होती है जिसको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर? Yes, sir. सो लाइन की इक्वेशन बनाने का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल इस चैप्टर के अंदर क्या हुआ? डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज। कितना देखो, दोनों चैप्टर स्ट्रेट लाइन और ये 3D लाइन के बारे में, वो 2D लाइंस के बारे में, ये 3D लाइंस के बारे में। वहां 2D की जो लाइंस थी उसमें स्लोप मेन मटेरियल था, और आपको याद हो तो पहली एक्सरसाइज सिर्फ स्लोप पे थी स्ट्रेट लाइन की, याद है? Yes, sir. और यहाँ Yes. 3D सिस्टम की लाइन है, और लाइन 3D सिस्टम की लाइन में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल डायरेक्शन रेशियोज है, इसलिए पहली एक्सरसाइज आपकी सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज पे बेस्ड है। तो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस द डायरेक्शन रेशियो। बेसिकली डायरेक्शन रेशियो is the direction part of line, the line which we have on 3D system. Shall I move forward now? अब ये डायरेक्शन रेशियोज नाम जरूर नया है, बिकॉज हम वेक्टर करके आए हैं, तो इसका फीचर पुराना है। मैं कुछ लिख रहा हूं बोर्ड पर, और एक चीज आपसे पूछूंगा जो आपको ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में बताई गई है। ये वेक्टर ए मैंने आपके सामने लिखा है। विल यू प्लीज टेल मी व्हाट आर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर? X, Y, Z. XYZ। मेरे बच्चों, ये एक्स वाई जेड जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं, यही इस चैप्टर के अंदर डायरेक्शन रेशियोज हैं। बस इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर होना जरूरी है जो होगा। तो डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन वेक्टर। ये स्केलर कंपोनेंट्स ही डायरेक्शन रेशियोज के नाम से जाने जा रहे हैं इस चैप्टर में, इसलिए मैंने कहा था ये वेक्टर वाला ही चीज है, बस उसके कुछ एक नाम नए हो जाएंगे, फीचर प्रॉपर्टी सारी वेक्टर वाली यूज करूंगा। डायरेक्शन रेशियोज आर स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन वेक्टर। हाँ, आपको पता होगा ये डायरेक्शन वेक्टर है या नहीं, वो क्वेश्चन ही बताएगा कि ये डायरेक्शन वेक्टर है क्या नहीं। तो डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो स्केलर कंपोनेंट्स हैं डायरेक्शन वेक्टर के। आगे आते हैं। जैसे डायरेक्शन रेशियोज अब आपके सामने हैं, मुझे लगता है डायरेक्शन कोसाइंस में अब थोड़ी टाइम लगेगा। डायरेक्शन डायरेक्शन वेक्टर और वेक्टर्स अलग अलग चीज है। बच्चे, हाँ, हर लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं। यस सर। उन पॉइंट्स के वेक्टर अलग होंगे, पोजीशन वेक्टर, बट डायरेक्शन वेक्टर उस लाइन का एक ही होगा। जैसे 2D लाइन में एक ही स्लोप होता है पूरी लाइन का, उसके ऊपर पॉइंट्स जितने मर्जी आते हैं, आप स्लोप को कोई भी 2 पॉइंट्स लेके निकाल सकते हो। एम आई राइट? यस सर। उसी टाइप से हर लाइन का डायरेक्शन वेक्टर एक ही होगा, और उसके ऊपर पॉइंट्स बहुत सारे आएंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स लेके हम डायरेक्शन वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है बेटा? ओके वो भी सर। बताऊंगा, आप खुद बना लोगे अभी डायरेक्शन वेक्टर। अभी मैं आपको सिखाऊंगा एक फॉर्मूला कि आपको 2 पॉइंट्स पता है लाइन के ऊपर, तो आप उसका डायरेक्शन वेक्टर खुद बना लोगे। जैसे आपको 2 पॉइंट्स 2D सिस्टम पे पता होते हैं तो आपको उसका स्लोप निकाल लेते हो, ऐसे ही यहां पर भी है। ठीक है? ओके सर। ओके। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस तो वही है LMN। तो मेरे बच्चों, इन LMN को निकालने के फीचर भी वही है जो आप वेक्टर में करके आए हो। इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूं आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए। ओनली कॉन्सेप्ट्स विल टेक टाइम, और पहली एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है, और ये मेरा प्रॉमिस है, जैसे मेरे कॉन्सेप्ट खत्म होंगे उन 5 क्वेश्चन को आप खुद कर सकोगे। उन 5 को छोड़ो, बल्कि आप 5 ये और 3 सेकंड एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन को खुद कर लोगे जैसे ही मेरी थ्योरी कंप्लीट होगी। once I complete with the theory, you will able to solve questions yourself. एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आ जाए नेक्स्ट पेज पर। Yes, sir. ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन कोसाइंस पे मुझे जल्दी जल्दी बात करनी है क्योंकि सारी चीजें वही हैं। LMN,
वी हैव टू क्वालिटीज, टू वेज टू फाइंड दिस एलिमेंट। पहले के अंदर आपको गिवन होना चाहिए क्या, एंगल बिटवीन लाइन line, एंड एक्स एक्सिस अल्फा, एंगल बिटवीन line and y-axis, y axis beta, angle between line and z axis gamma। तो can you tell me the formula for LMN? जल्दी जल्दी बोलो। cos alpha। cos alpha, alpha, cos beta, cos gamma. cos, बस यहाँ पे एक फर्क आ गया, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल होना चाहिए, वहां पे वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में था, तो बस वही फर्क है। इसके अंदर इफ यू हैव डायरेक्शन रेशियोज dr ऑफ लाइन आपको गिवन है, कैन यू फाइंड DC? बोलो। Yes, sir. L का फॉर्मूला X by under root x square plus X y square plus z square. सेम चीज है, कोई फर्क ही नहीं है। वेक्टर अगर आपको आता है तो इसमें टाइम लगेगा ही नहीं। सेम फॉर्मूला, सेम वही दो प्रॉपर्टीज। पहली, नाउ यू टेल मी, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू, Equal to 1. 1. और इफ, थोड़ी स्टेटमेंट अब चेंज कर लेना अपनी, L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N, देन व्हाट? The lines are equally हाँ, लाइन इज इक्वली Inclined. inclined on coordinate axis। सर Is there इक्विटी any- इंक्लाइंड का जनरल मतलब यही है ना कि सारे सेम एंगल्स बनते हैं। हाँ, सेम एंगल बनते हैं। ओके मुझे नहीं लगता ये फीचर नए हैं, सब कुछ आपने किया हुआ है, मैंने बस एक वर्ड को रिप्लेस किया। वो वर्ड कोई बताएगा क्या रिप्लेस हो गया? सर आपने वेक्टर की जगह लाइन लाइन लिख दिया। लाइन डाल दिया। बस वेक्टर की जगह लाइन आ गया, सब कुछ वही है। तो इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन विद इन अ मिनट, देन आई मूव टू नेक्स्ट पेज। अभी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन तो मैंने आपको तभी बोल दिया था कि बच्चे मैं आपको जो डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर में सिखा रहा हूँ, इसकी हेल्प से आप पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज कर पाओगे अपनी इसकी 3D की। आ जाए नेक्स्ट पेज पर। सर 1 मिनट। ओके बच्चे, अच्छा मैं एक चीज क्लियर कर दूं, फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन क्रैश कोर्स ऑफ क्लास 12th which covered all the syllabus of class 12th from NCERT, and this crash course basically for the new students, but for you it is totally open, you can join the classes without any charge। for from new student we are taking charge, और आपके लिए totally open है। You will get the meeting ID and password of each class of that crash course on app only, जिसके टाइमिंग रहेंगे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5 to 6:30 p.m. classes will be available only on physical board। तो वो इंस्टीट्यूट से रहेंगी क्लासेस, तो आपके लिए ओपन है। बट इफ योर फ्रेंड वांट्स टू ज्वाइन तो उसके चार्जेस हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई बच्चा करना चाहे। और दिस क्रैश कोर्स में जो मैं ये चैप्टर भी है 3D आई टेक फ्रॉम NCERT ओनली, तो वो जो अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दी सिलेबस इन 2.5 months। 2.5 months में सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब होता है विल टेक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच चैप्टर फ्रॉम NCERT, तो दैट गोइंग टू बी फीचर। हाँ, अगर पेपर थोड़े से लेट हो गए तो फिर उसमें टाइम मिल जाएगा, तो देन वी कैन डू सम एक्स्ट्रा पार्ट इन दैट क्रैश कोर्स आल्सो। सर चैप्टर कौन सा स्टार्ट कराओगे? बच्चे tomorrow might be I'll start with the first book with matrices determinant और chapter 2, कहीं एक से बिगिन कर सकते हैं, बट मेरा माइंड जो है वो chapter 2 स्टार्ट करने का ही है, तो 2 3 4 वैसे ही स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बुक से, ठीक है ना? सर और एक बार वो डे बता दो, डे शेड्यूल क्या है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5 PM ऑनवर्ड फिक्स है टाइमिंग्स। समझ लो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे बैच डी ओपन हो गया है आफ्टर बैच सी। हाँ जी बेटा, पूछो कुछ क्वेरी। सर अपने गिवन के आगे डायरेक्शन लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में। हाँ, गिवन के आगे D.R मींस अंश डायरेक्शन रेशियोज।
हाँ बच्चे, किसी और सर की भी उसमें choice? क्वेश्चन बैंक वगैरह कुछ भी नहीं होगा? क्वेश्चन बैंक मैं प्रोवाइड करूंगा उन बच्चों को, बट क्वेश्चन बैंक अगर मैं साथ में करवाऊंगा ना तो फिर हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे 2.5 मंथ्स में। सर आप I एक एक need- क्वेश्चन तो कराओगे नहीं सर, आप इंपॉर्टेंट पार्ट ही कराओगे ना सर उस पर्टिकुलर चैप्टर का। एक दो क्लासेस आप ज्वाइन करके देखोगे तो कॉन्सेप्चुअल जरूर रहेंगी क्लासेस, क्योंकि उसमें बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बाहर पढ़ रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो उनके कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं वीक हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल तो रहेंगी क्लासेस। सर मींस क्वेश्चंस कम होंगे, कॉन्सेप्ट ज्यादा होगा। सब कुछ होगा, इसलिए मैंने उसका ड्यूरेशन 1.5 आवर रखा है प्रॉपर। ओके सर, ओके। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी? हर क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी उसकी, तो यू कैन टेक। चलिए आगे मूव कर रहा हूं मैं। अब थोड़ा सा ना हमने डायरेक्शन कोसाइंस पे तो अच्छे से फोकस कर लिया, क्योंकि हम ऑलरेडी वेक्टर में करके आए थे। अब हम जरा डायरेक्शन रेशियोज को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और डायरेक्शन रेशियोज अभी तक हमने यही जाना है, हर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं जो डायरेक्शन वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई जेड, इनको फाइंड किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, इफ वी हैव 2 points on a line x1 y1 z1 and x2 y2 z2, then you can find डायरेक्शन रेशियोज। जैसे 11th क्लास में किसी पॉइंट के ऊपर, किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स पता होते थे, हम स्लोप निकाल लेते थे ना, इसी टाइप से यस सर। we can find direction ratios of a line if we have 2 points on a line. Very simple, x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. So this is the way of calculating dr if we have 2 points on a line. तो क्वेश्चन में अगर dr लाइन के नहीं दे रखे और उसने मुझे 2 पॉइंट्स बता दिए हैं, तो मैं 2 पॉइंट से भी डायरेक्शन रेशियोज को कैलकुलेट कर लूंगा by doing this x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Second feature about direction ratios. If two lines are perpendicular, then dot product of their direction ratios always equal to 0. Always equal to 0. मेरा ये वही फीचर है जैसे दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता था। तो ये dr ऑफ फर्स्ट लाइन x1 y1 z1, ये dr ही है। dr ऑफ सेकेंड लाइन x2 y2 z2, और if this happens x1 into x2 plus y1 into y2 plus z1 into z2 is equal to 0, then both lines are perpendicular. So this is the second feature about direction ratios कि अगर दो lines के dr का dot product ऐसे ही होता है x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2 0 आता है, तो दोनों lines perpendicular. It is also somehow connected to vector. जैसे वेक्टर में दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। थर्ड फीचर देखिए अबाउट डायरेक्शन रेशियोज। सर तो ये लाइंस एक तरह से वेक्टर ही है। हाँ वेक्टर हाँ, वो वेक्टर फॉर्मेट बिहेव वेक्टर की तरह कर रही है। आगे मूव करें। सर 1 सेकेंड। सेकंड पॉइंट समझा दो। कौन से वाला बच्चे? सेकंड पॉइंट बहुत इजी डायरेक्शन है ना, रेशियोज। dr के डॉट प्रोडक्ट का 0 आना इसका मतलब लाइंस परपेंडिकुलर।
क्या बताऊं इसमें, बताओ। सर आपने जो x1 x2 प्लस y1 तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो आप? आपके पास दो ओके सर। वेक्टर है, आप डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही तो करते हो। अगर यही dr अगर वेक्टर फॉर्मेट में होंगे, डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही तो करेंगे, ठीक है ना भाई। ये वेक्टर ये है, ये dr फर्स्ट लाइन के x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और ये वेक्टर b डायरेक्शन है सेकंड लाइन की। तो मैं कह रहा हूँ इनकी डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट करो, तो कैसे करोगे आप डॉट प्रोडक्ट? हाउ यू डू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, बताओ चंदप्रीत। x1 dot x2 डॉट x1 डॉट x2 प्लस y1 हाँ, डॉट यही तो किया है, यही तो यस किया सर, है। क्लियर है सर। ओके सर वो चलिए, एक्चुअली ये dr ds में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ कंफ्यूजन मत रखो, डीआर आर स्केलर कंपोनेंट्स, इससे आसान भाषा नहीं है। डायरेक्शन रेशियोज जो है स्केलर कंपोनेंट्स ही हैं, तो स्केलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही तो होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अबाउट डायरेक्शन रेशियोज ओनली। if two lines are parallel, then their direction ratios are proportional. If two lines are parallel, then their direction ratios are proportional. What is the meaning? Their direction ratios are proportional. For example, dr of first line x1 y1 z1, dr of second line x2 y2 z2, or if this happens, x1 upon x2 equal to y1 upon y2 z1 upon z2, then both lines are parallel. Both lines are parallel. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, and both lines are parallel. सर एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज अटक गई थी। मैंने कहा अगर दो लाइंस के dr का प्रोपोर्शनैलिटी है, उसमें प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है? रेशियो सेम, x1 अपॉन x2 y1 Yes, अपॉन sir. y2 z, तो दोनों लाइंस पैरेलल है। और ये फीचर भी वेक्टर में था, दो वेक्टर में Yes. अगर प्रोपोर्शनैलिटी है तो पैरेलल होते हैं, तो यहाँ भी ये फीचर है। इफ दे आर Okay, sir. प्रोपोर्शनल देन द लाइंस आर पैरेलल। Any doubt? Now see question number 1. चलिए देखो कितना आसान है ये टॉपिक अब आपके लिए। मुझे लगता है आप ही रिप्लाई कर दोगे, मैं डिस्कस ही करूंगा सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एंगल ऑफ 90 135 एंड थर्ड वन इज 45 डिग्री। क्या 45 डिग्री विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। डीसी कैसे निकलेंगे भाई, बोलो सर कैसे cos 90 निकालेंगे? डिग्री हो गया L, cos 135 cos निकाल 45। लोगे? Yes, cos sir. 90 1 not sorry 1 0 0 cos 135 90 plus 45 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 by root 2। माइनस 1/√2 आएगा ये, और n आ जाएगा 1/√2। आ गए डीसी। बच्चे मैं ये डिस्कस नहीं करता, अब इतनी मेहनत मैंने थ्योरी पे कर लिया आपके साथ। अगर आपके थ्योरी के नोट्स रेडी हैं जो आपके पास हैं,
I think you can attempt 1 to 5 Yes, sir, question हो of this. जाएंगे। हाँ, 1 to 5 questions plus 1 to 3 question of 11.2. 1 to 3 question of 11.2. अच्छा, अभी मैंने ना एक पॉइंट बताया लास्ट शीट पे, आप बताना मुझे, अगर डीआर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो लाइंस, सर वो परपेंडिकुलर है। Perpendicular. और डीआर का Perpendicular. अगर डीआर प्रोपोर्शनल है तो लाइंस पैरेलल Parallel. अब सुनो ध्यान से, ये दोनों प्रॉपर्टीज डीआर पे भी एप्लीकेबल है और डीसी पे भी एप्लीकेबल है। यानी अगर दो लाइंस के डीसी का डॉट प्रोडक्ट 0 है तब भी लाइंस परपेंडिकुलर है, और दो लाइंस के डीसी अगर प्रोपोर्शनल है तो तब भी वो पैरेलल है। अरे डीसी बने किससे हैं? बेसिकली डीआर से ही तो बनते हैं। तो जो प्रॉपर्टी डीआर के लिए है वो डीसी पे भी लग सकती है। ये मत सोचना कि सर इसमें तो दो लाइंस के डीसी दे रखे हैं और वो मुझसे पूछ रहा है चेक करो परपेंडिकुलर है कि नहीं। अरे डॉट प्रोडक्ट करो बस। समझ गए मेरी बात? मैंने क्या बोला? यानी द प्रॉपर्टी which we have written for DR और सेम एप्लीकेबल फॉर डीसी ऑल्सो। वही दोनों प्रॉपर्टी जो डीआर के लिए हमने लिखी है वो डीसी पर भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, चलो अब मैं आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ले जाता हूं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस, डोंट वरी, इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी सेंड करूंगा। 1 to 5 कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज 11.1 एनसीईआरटी से, और 11.2 क्वेश्चन 1 2 3 ये करने हैं आपको। और सुनो, मैं आपको अब इस क्लास की रिकॉर्डिंग की जगह जो आज क्लास ली है मैंने, मैं आपको बैच ए की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ जो मैंने कल ली थी। वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड बैच था, टाइम उसमें एक्स्ट्रा लिया था हमने, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व भी है। बट मेरे से एक बात आप प्रॉमिस करो, आप पहले खुद अटेम्प्ट करोगे, अगर प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन वॉच फ्रॉम दैट रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है यस सर। प्लेन्स का टॉपिक 21 से पहले खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, 21 से पहले लाइन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 2 क्लासेस में लाइन हो जाएगा, नेक्स्ट 2 क्लासेस में वी कवर्ड लाइन। ओके सर। सर प्लेन के डाउट्स ग्रुप व्हाट्सएप पे पूछ सकता हूँ ना? हाँ पूछ ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको मैं रिकॉर्डिंग आज वाली क्लास की जगह मैं ऐप पे रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ 3D की फर्स्ट एक्सरसाइज की। उसमें ये सब बेसिक भी है जो आज समझाया है, प्लस उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व भी है। लेकिन आप बेसिक समझ चुके हो तो पहले एक बार सॉल्व क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कर लेना। इफ यू फेस प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन यू कैन वॉच दैट रिकॉर्डिंग। क्लियर है मेरी इंस्ट्रक्शन सबको? यस सर। ओके, चलिए थैंक यू लाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ओके। सर हाँ जी बेटा बोलो कार्तिक। सर मैं कह रहा था कि जो अपने टाइमिंग है दूसरे वाले बैच की वो चेंज हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्रैश कोर्स वाले ना? हाँ जी सर। वो नहीं बच्चे, मेरे पास कोई और टाइम नहीं है ना कार्तिक। ओके पैक्ड है अगर तुझे दिक्कत है ये टाइमिंग तेरी एडजस्ट ना हो तो हर क्लास की उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी कार्तिक, और वो ऐप पे ही डल जाएगी सीधा। ओके थैंक यू सर। तो ठीक है फिर। ओके। ओके।